नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की टीम आज आई है पेवा पंचायत में। आज हम आपको मिलवाएंगे पेवा पंचायत के सरपंच जी चुनीलाल जी जानी से। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं चुनीलाल जी जानी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका भी हार्दिक स्वागत जी और धन्यवाद। अभिनंदन राज भाई। और द बम्बार्ड न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत आभार। आपने इस गांव के प्रतिनिधि होने के नाते आपने मुझे चुना, उसके लिए आपका तहे दिल से आभारी और ऋणी। मैं ही नहीं, मेरी ग्राम पंचायत भी आपकी आभारी और ऋणी रहेगी। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मेरा राज भाई नाम चुनीलाल जानी जी। सनोप श्री किशोरमल जानी, ग्राम पेवा, तहसील धोद, जिला सीकर जी का मूल निवासी हूँ। और मेरे पिताजी एक किसान वर्ग से आते हैं और यहाँ जो प्रतिनिधित्व है मुझे अक्टूबर 2020 को 28 साल की उम्र में मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका इस यहाँ की जनता ने दिया है। पेवा का जनता के पेवा और मुकुंदपुरा की जनता का मैं तहे दिल से आभारी और ऋणी रहूंगा। जी सर, वो क्या समय था जब आपने राजनीतिक शुरू की? उस समय क्या सिचुएशन थी? राज भाई, राजनीतिक जीवन की समय जिसमें पृष्ठभूमि से आता हूँ, किसान, मेरे पिताजी किसान थे, जी ट्रैक्टर ड्राइविंग करते थे। उसके बाद जब मैंने शुरुआत 10वीं में मैं जब घर से निकला, जी 2009 की बातें हैं, तब मैंने घर से जाने के बाद जिस प्रकार से संघर्ष करने को मिला, मैं 10वीं में ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, है ना। जी ट्रक ड्राइविंग, मेरे पास 3 ट्रक थे, एक साथ मेरी पढ़ाई होती थी और मैं उधर दूसरी तरफ ट्रकों का संचालन करता था। रूपनगढ़ से बजरी लाता था जी और उसको वहाँ खूड़ और लोसल मेरा स्टॉपेज था, बाड़ू में डालता था। बड़ी कठिनाइयों से जीवन। कठिनाई से जीवन। फिर मैं 11th में आया, तब मैंने 2 और किए, 5 ट्रक हो गए थे मेरे। जी सीनियर करते करते मैंने सीनियर इंडियन स्कूल से की थी। जी उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सरदार पटेल से किया। 2013 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 2013 में मेरी शादी हो गई थी। जी शादी भी उन परिस्थितियों में हुई कि घर वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। मेरे ताऊ के बड़े लड़के थे 2, जी उनका पहले शादी नहीं हुई, उनसे पहले मेरी हो गई। इस वजह से वहां से मैंने, जैसे कहते हैं ना, घर वालों ने मना कर दिया कि अभी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद 2013 में मेरी शादी हो गई। उसके जिस प्रकार से मेरा जीवन रहा है वो बड़ी कठिनाई से भरा जीवन रहा है। घर से मेरा पहले सपोर्ट नहीं था, जी क्योंकि मेरे परिवार जो फैमिली है, वो पिताजी 6 भाई थे, उनमें भाइयों में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था तो बाहर जिससे पॉलिटिक्स में रखना। बाकी मेरे परिवार में कभी भी कोई पॉलिटिशियन नहीं रहा। टीचर मिल जाएंगे, एनडीए सेलेक्ट मिल जाएगा, कस्टम में मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, जी लेकिन पहली बार जीवन में पॉलिटिक्स के मामले में मैं ही था। जी इसलिए घर वाले मुझे धुतकारते भी थे कि भाई ये कोई कर्म का नहीं है। जी। आपने शादी का जिक्र किया, अपनी शादी का, कि घर वालों ने मना किया। तो सर आपकी शादी थी वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज भी नहीं कह सकते और लव मैरिज भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैं ये गाड़ी घोड़ों का बिजनेस व्यापार करता था, जी तो मेरे जो साधु हैं उनके मैं टच में है, उनके द्वारा की हुई थी, मैंने हामी भर दी थी। पहले से मैं नहीं जानता था, जी जी लेकिन वैसे लव मैरिज ही मान लो आपसे। जी। हम आपकी राजनीति की बात करते हैं। जब आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, आपने पहला चुनाव लड़ा, तब आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या चुनौतियां आई, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। मैं 2013 में जब मैंने बीए किया, उसके बाद मैं एसएफआई से जुड़ा हुआ था। जी 2 साल मैंने एसएफआई में काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस संगठन में नहीं रहना चाहिए। 2016 में मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की। जी लॉ कॉलेज में मैंने शुरुआत में, छोटा भाई है मेरा अशोक, जी उस टाइम दोनों ने फार्म भरे थे, लेकिन मैंने पहले उसको चुनाव लड़वाया। उसके बाद हम लगातार 2 चुनाव हारे, उसके बाद लगातार 3 चुनाव जीते। संघर्ष राजनीतिक जीवन मेरा एनएसयूआई आने के बाद ही शुरुआत हुआ। जी 5 चुनाव जो लड़े, उनका जो एक्सपीरियंस था और जो भाइयों का लाड प्यार था, जो सीकर जिले की जो टीम थी उसका जी लाड प्यार था, उसी की बदौलत मैं यहाँ जो व्यापार करता था उसको छोड़ के 15 दिन पहले गया था मैं गांव से, जी और वहां जाके इन सब भाइयों को साथ लेके मैंने वहां जाके चुनाव लड़ा। और वहां के लोगों का जो प्यार, लाड प्यार मुझे मिला, शायद तक इतने दिन सालों में किसी को नहीं मिल पाया होगा मेरे हिसाब से। उसी की बदौलत मैंने 1205 वोट हासिल किए। जी करीबन करीबन मेरे गांव से मुझे 52% वोट मिले, जबकि मेरे सामने
जिस प्रकार से कम्युनिस्ट, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के प्रतिद्वंदी मेरे सामने थे, जी उसके बावजूद जो जनता ने, वहां की बस्ती माता ने मुझे प्यार दिया, वो काबिले तारीफ था। एक 28 साल के नौजवान के ऊपर जो गांव वालों ने विश्वास किया, उसके लिए मैं ही नहीं, मेरा जानी परिवार तहे दिल से उनका आभारी और ऋणी रहेगा कि भी मैं ताउम्र उनके ऋणी रखे भी जो उन्होंने मुझ पे जो ऋण चढ़ाया है उसको मैं कभी नहीं उतार सकता। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और मैंने जब चुनाव लड़ के जीता था, जी तो मेरा एक मुकंदपुरा गांव में बढ़ते मेरा एक स्टेटमेंट था कि मैं पहले जीवन में कभी घड़ी नहीं पहनी, जी ये घड़ी उसी दिन की पहनी हुई है कि आप गांव वाले जब भी मुझे 24 आवर्स कभी भी याद करेंगे तो मैं आपके बीच में हाजिर मिलूंगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। घड़ी मेरी ये 24 घंटे चलती है ना, जिस प्रकार से घड़ी, उसी प्रकार से मैं गांव वालों के लिए उपलब्ध रहूंगा। जी और बखूबी मैंने मेरे मन से उसको निभाने का भी प्रयास किया है। जी। आपने बताया कि आप कॉलेज लाइफ में पहले एसएफआई से थे और उसके बाद एनओसीआई ज्वाइन की, तो इन दोनों पार्टी में आप क्या वजह रही कि आपने एसएफआई को छोड़ा और एनओसीआई को ज्वाइन किया? इन दोनों में क्या अंतर है? एसएफआई कोई भी सीकर की एक राजनीतिक प्रवेश है। छात्र जीवन में जो भी कोई आता है, जी मेरे हिसाब से 90% लोग एसएफआई से ही जुड़ते हैं, क्योंकि ये संगठन जिस प्रकार से कॉलेज में कोई भी बंदा आता है तो पहले ये तत्पर तैयार मिलते हैं, हर काम करवाते हैं। तो उनकी विचारधारा करीब करीब 90% लोग जो भी छात्र नेता है आज के टाइम में जी और जो नेता बने हुए उस करीब करीब की 90% लोगों की एसएफआई से ही उपज है। जी एसएफआई में संघर्ष करना मिलता है, संघर्ष हमने भी किया था। एनएसयूआई में उस संघर्ष का फायदा भी मिला। जिस प्रकार से लो कॉलेज में पहले एनएसयूआई नहीं थी, जी एनएसयूआई का नाम भी लोग सही से देख नहीं पढ़ते थे, लेकिन उन सभी तमाम साथियों ने मिलकर वहाँ एनएसयूआई लगातार 3 चुनाव जीती है। तो वो उन्हीं की, हम जो सारे साथी हैं करीब करीब एसएफआई से निकले हुए, क्योंकि कॉलेज में जाते पहले मिलते ही वही हैं। जी यही वजह है कि यहाँ आते एसएफआई जुड़ते हैं। फिर विचारधारा की जो बात आ जाती है, विचारधारा एसएफआई और एनएसयूआई की करीब सेम मिलती है, लेकिन विचारों की जहां लड़ाई होती है तो सबसे बेस्ट अगर कोई संगठन है हिंदुस्तान का तो वह एनएसयूआई है। जी। तो अब आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? सामने वाली पार्टी एक तरफ वो विचारधारा है जिसने देश को जीत दिया है। जब हम गुलाम थे, जी उसके बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करके हमें आजादी दिलाई, जी वो एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ जुमले फेंकती है। आज के टाइम में हम देखें तो जिस प्रकार का परिवेश बन गया है, विरोधियों को दबाओ, रंगा बेला की जो सरकार चल रही है, जी वो इतनी निर्मम। अपन किसान परिवार से आते हैं, किसानों की तो ये दुर्दशा होगी, आज दुगुनी के नाम पे आय लेके आए थे और आज वो किसानों की स्थिति वो है कि उसकी फसलें इतनी खराब हो रही है। किसान दुगुनी की आय की तो बात छोड़ो, आज किसानों की ये हालत है जो लागत वो नहीं मिल पा रही। जी। तो आपकी सरकार किसानों को लेकर क्या नई योजनाएं बना रही है, और पीछे आपकी सरकार थी पिछले 70 में, तब उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया? किसानों के लिए मनमोहन जी ने पहली बार, जैसे आज बीजेपी की सरकार है, कोऑपरेटिव के लोन माफ करती है, मनमोहन जी ने सभी किसानों के क्रेडिट कार्ड माफ किए। हमारी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की सरकार ने सोसाइटी के जितने भी बिल वो थे लोन, उनको माफ किया। उसके बाद में बिजली फ्री देने का काम किया और किसानों के जो भी सब्सिडी योजनाएं उनको बढ़ाने का हमेशा काम किया। जी। आप सरपंच हैं, आपने अपनी पंचायत में अब तक कौन कौन से विकास कार्य करवाए हैं, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। नहीं, मैं राज भाई आपको बताना चाहूंगा, मैं सरपंच बना था सितंबर 2020 को जी और मैंने तुरंत ही 12 महीने का लेखा जोखा, 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम किया था। उसमें आदरणीय बड़े भाई साहब मैं जिनको मैं मार्गदर्शन मानता हूँ, राजनीतिक गुरु मानता हूँ, अभिषेक जी चौधरी भी वहां पधारे थे। मैं पहला सरपंच होऊंगा मेरे हिसाब से, और मैं 1 साल बेमिसाल कार्य किया था। उसमें 160 कामों का लेखा जोखा मैंने ग्राम पंचायत के सामने रखा था। जी 160 काम के 1 साल में 365 दिन में 160 काम मैंने किए हैं और वो जनता को लिखित में मैंने पंपलेट पे दिया था। जी और मैंने उसी टाइम भी कहा था उस बस्ती माता को कि भाई आपको जो लगे कि आपके बेटे ने, आपके भाई ने इनमें से कोई सा काम नहीं किया तो आप बता सकते हैं। मैंने उस 1 साल में बहुत शानदार काम किया, जनता ने भी खूब सराहा। और मेरी वो पंचायत है पेवा पंचायत,
जिसको सीकर में पेवा नागौर में समझते थे, जी है ना। पेवा मुकुंदपुरा नाम दिलाने का मैंने भरपूर प्रयास किया है। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था भाई, जिस टाइम में सरपंच बना था ना, शायद ही राजस्थान की पहली एक ग्राम पंचायत होगी जी जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं हो, मतलब नर्स नहीं बैठती। जी जी वो मैंने आदरणीय परशुराम जी के सहयोग से स्थापित किया। मेरी ग्राम पंचायत में 20 किलोमीटर मैंने सड़कें बनाई है। 20 किलोमीटर एक पंचायत में खूब होती है। उसके अलावा एमएलए फंड से भी मुझे 70-72 लाख रुपए मिले। और पंचायत आप कभी आइएगा, भ्रमण कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि पहले की तस्वीरें मैं अब दूंगा और अब ये आपको भी दूंगा, आपको पता चल जाएगा कितना फर्क आ गया। जी। हम सीकर की बात करें, सीकर से राजेंद्र जी पारिक यहाँ से विधायक हैं और पिछले सत्र में भी राजेंद्र जी यहाँ से विधायक थे। तो सीकर में पिछले सत्र में राजेंद्र जी ने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं आपके अनुसार? ये देखो, वैसे तो राजेंद्र जी पारिक एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उनके कार्यकाल में बहुत सारे यहाँ काम भी हुए हैं। जी जिस प्रकार से चंडीगढ़ का सचिवालय नहीं होगा, वैसे तो हमारी सीकर में नगर परिषद है। और जो भव्य नगर परिषद के साथ मिलकर भव्य जो जीर्णोद्धार के काम करवाए चौक और ये सर्किलों के, वो वाकई काबिल तारीफ है। मिनी सचिवालय हो, अम्बेडकर लाइब्रेरी हो, ये सारे काम राजेंद्र जी पारिक के ही नेतृत्व में हुए हैं। जी। अभी 5 या 6 महीने बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। इनमें आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए किस प्रकार प्रयास करेंगे, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल एक विचारधारा है। तो एमएलए चुनाव हुए हैं, जी उसमें भी मेरे ग्राम में कांग्रेस बहुत ही अच्छी स्थिति में रही, बीजेपी 3 नंबर पे गई है। जी और हमारा प्रयास, मैं पूरे जिले की या किसी की हामी भर दूं, मैं दिक्कत ही वही आती है कि बूथ सबके कमजोर रहते हैं और पूरे जिले की ठेकेदारी लेके घूमते हैं सब। जी मेरा तो सभी राजनेताओं से जब मैं बैठता हूं तो मैं चर्चा भी करता हूं कि आप सब बैठते हो, अपने नेता बने हुए हो, नेता आप अपने बूथों को मजबूत कर लो जी कि कम से कम आपका बूथ, जिस पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हो, आप नेतागिरी कर रहे हो, वो उस बूथ पे आप कमजोर रह रहे हो, काहे की नेतागिरी कर रहे हो। अब भाई मैं हमेशा स्पष्ट कहने वाला इंसान हूँ। बूथ पे हमारे यहाँ बीजेपी का चुनाव में गोवर्धन जी वर्मा एमएलए साहब चुनाव जीते हैं और हमारे जगदीश जी दानोदिया को लास्ट टाइम टिकट दिया गया। जी 35,000 कुछ वोट आए, उनमें से 568 वोट के करीबन अकेले पेवा से आए। मैंने मेरे बूथ पे 1 नंबर पे रखा है। मैं अपने बूथ की जिम्मेदारी लें, मैं पूरे जिले की बात नहीं करता, मैं मेरी पंचायत की बात कर रहा हूँ। आने वाले लोकसभा चुनाव में भरपूर हद तक प्रयास करूंगा कि मेरा बूथ मजबूत हो और कांग्रेस 1 नंबर पे रहे। जी। हम राजनीति में बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है पूरे भारत में? मेरा तो पसंदीदा चेहरा अभिषेक चौधरी। जी, क्या वजह है? भी अपन राजनीति का गुरु मान लें, राष्ट्रीय नेता में तो हमारे राहुल गांधी जी आदरणीय नेता हैं ही। बाकी मैं राजनीतिक गुरु मानता हूँ उनको, बड़े भाई की तरह मानता हूँ। अभिषेक जी चौधरी हैं। जी उनकी कार्यशैली ले लो, चाहे चाहे उनका व्यवहार ले लो, जो उनके बहनों के प्रति उनका समर्पण है, आज शायद किसी नेता में नहीं होगा मेरे हिसाब से। जी जो नेता बनते हैं अपने घर बनाने के लिए बनते हैं, लेकिन उस बंदे में ऐसी काबिलियत है, 1,008 बहनों का विवाह कर रहा है निस्वार्थ, किसी कोई स्वार्थ नहीं उसके। जी आप सिक्कर की बता दो, सिक्कर का कर देगा। जोधपुर की बता दो, जोधपुर का कर देता है। जयपुर की बता दो, कहीं की भी बता दो, ऐसा है लोगों को सहारा देना उस व्यक्ति का काम है, वही आकर्षित करता है मुझे। जी। ये तो आपने अपने गुरु का बता दिया, आपने राहुल गांधी जी का भी जिक्र किया है। वो आपके इतने चहीते क्यों है, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। वो साहित्य क्या है, वो सीधा इंसान है। जो लाल चौपट उसको लोग लगाओ जैसे राजनीति में आती है, मोदी जी जैसे फेंकते हैं, उसको फेंकना नहीं आता। वो सीधा और स्पष्ट इंसान है, जो कहनी है वो कहनी है, इस वजह से पसंदीदा। जी। देश भर में उनकी एक छवि बनी हुई है पप्पू नाम से, वो क्यों है? पप्पू नाम बनाने के लिए करोड़ों खर्च किए हैं। मेरे को पप्पू घोषित करने के लिए तीनों पार्टी एक होती है गांव में। वो तो एक राजनीतिक दुश्मन जो होता है, ये आप जिसके आप वो अपने कंपिटिटर मानता है, जी उसको घोषित करवाना स्वाभाविक सी बात है, करवाएगा वो। अरबों खरबों खर्च कर दिए। बाढ़ जोड़ो यात्रा के बाद में उनकी भी स्थिति सुधरी है कि पप्पू नहीं है भी, ये बहुत अच्छा इंसान है। जी जो विरोधी कह रहे हैं पप्पू काहेगा, पप्पू भाई, पप्पू तो मोदी को कहना चाहिए, जो कहता है 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहीं धरातल पे कोई है ही नहीं। जी वो
हाँ, ये हो सकता है कि वो जमीन से अब लगाव करके आत्मीयता की जो बात करनी चाहिए वो करना सीख जाएंगे, कहाँ राजनीति में आए। जी, हाल ही में जो एक ट्रक ड्राइवरों पर एक नियम आया था और वो फिर वापस भी लिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको पूर्णतया वापस ले चुकी है? ये फिर से बरगलाने वाली बात होगी। जो बिल संसद में पेश हो गया उसको बना दिया, वापिस कहाँ लिए? वापिस तो 3 कानून जैसे किसानों के लिए थे, एमएसपी की बात हुई थी, आज तक लागू नहीं है। जी और रही टीम, भाई ड्राइवरी, ट्रक ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, वो ट्रक ड्राइवरों पे नहीं सभी ड्राइवरों पे लागू होता है। जी आप चाहे मोटर बाइक वाले पे ले लो, जी, वो तो सभी चाहे ड्राइवर गाड़ी वाले पे ले लो, चाहे ट्रक वाले पे ले लो। परिवेश भाषा समझने की ये चीज है। अपन कोई आदमी सीधी गाड़ी चला रहा है, कोई आके बाइक वाले की गलती है, ट्रक में आगे ठुक गई तो वो ट्रक वाले की गलती होती है, मानते हैं, जी अमूमन यही मानते हैं। भारतीय पार्टी में जैसे मान लो कि बड़े वाले साधन की हमेशा गलती मानते जी, हैं। ये जाहिर सी ट्रक बात है। आराम से चल रहा है, गाड़ी वाला आके ठोक गया, ठोकने के बाद वहां उसकी मृत्यु हो गई, जी ट्रक ड्राइवर वहां बैठेगा तो वहां भीड़ इकट्ठा होगी तो मार डालेगी, वहां से भगेगा तो मोदी मार डालेगा। बिल्कुल। उनकी जो सामंजस्य की चीजें, हाँ कठोर सजा हो, लेकिन पहले कम से कम ये तो तय कर लें कि गलती किसकी है, पहले उस पर कानून बनाए। अगर गलती उसने की है तो उसको सजा मिले। जी, हम और आते आप भागने पे ही इतनी सजा दे रहे हो कि वहां से छोड़ के भग गया तो ये सजा है, तो भाई आइडेंटिफाई पहले कर लो ना, आप शायद सिस्टम लगाओ कि ये ड्राइवर, अमुक ड्राइवर था, ये चला गया। ड्राइवर तो चाहे कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें ड्राइवर लाइसेंस देते ही हैं, जी ये किसी न किसी का तो देते ही। जी तो ये बिल्कुल। चीजें हैं, तो ये तो एक ऊपर से जो बैठे हैं अधिकारी, उनको धरातल से कोई लेना देना नहीं है, और अधिकारियों ने जो कह दिया वो ये मान बैठते हैं जी कि अधिकारी कह दिया यार कानून बना दो। देश इससे नहीं चलता, भारत बहुत बड़ा देश है। जी आप 5-10 ट्रक ड्राइवर लेते हैं, उनकी क्या समस्या है, 5 आम आदमी को लेते कि भाई इनके बीच में सामंजस्य कैसे हो सकता है। तो हमें भी समझ में आती बात कि भाई आपने ये तय लिया, ये हमारी भी बात मांग सुनेगी, इनकी भी मांग सुनेगी। जी बाकी ये तो ऊपर से, जैसे राजस्थान में पर्ची सरकार से ऊपर से आई, वो पास कर दिया। वो बहुत ही, इनकी भर्त्सना भी करता हूँ, बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि मैं खुद ट्रक मालिक रहा हूँ, ड्राइवर तो नहीं रहा बाकी ट्रक मालिक रहा हूँ, जी इसलिए मैं इसको भरपूर समझता हूँ। जी, हम आपकी राजनीति बात करते हैं, तो आपका अगला राजनीतिक में अगला क्या मूव होगा? मैं तो जनता की 5 साल सेवा कर चुका हूँ, 3 साल कुछ दिन तो मैंने कर ली। जी और अगर जनता चाहेगी, बस्ती माता चाहेगी, तो मेरा अभी आगे कोई मूड नहीं है, मैं सिर्फ व्यापार करना चाहता हूँ। आगे आप राजनीति में और कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? मैं एनएसयूआई का जिला उपाध्यक्ष रह लिया, जी किसान कांग्रेस कमेटी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मैंने यूथ का चुनाव लड़ा था, 10,400 वोट लिए थे, जी जी है ना, और यूथ का उपाध्यक्ष हुई। जी तो सक्रिय राजनीति में, जो संगठन में मुझे काम करने का इच्छुक हूँ, बाकी कोई राजनीति करने का कोई आगे कोई इरादा नहीं है। जी, राजनीतिक में आने के बाद और कोई पद लेने से पहले आपने समाज के लिए क्या क्या विकास कार्य करे हुए हैं अपने स्तर पर? मैंने राजनीतिक जीवन में आने के बाद आज तक कोई भी भाई मेरे साथ रहा है, मैंने हर तरह से किसी भी भाई का एक पैसा नहीं लगने दिया। और जब भी कोई भी समस्या आई है तो मैंने सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा हूँ। चाहे भाई मेरे जो भी आसपास का इलाका है, हमेशा ही, चाहे वो किसी भी मामले में हो, किसी भी, मुझे जब भी टोका गया तो अग्रणी रहा हूँ। और मैंने मेरे समाज को हमेशा एक जगह बैठाने का प्रयास किया है, और मैं उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हूँ। जी मैं मेरे परिवार के लेता हूँ, 60 साल में जो लोग एक जगह नहीं बैठे थे उनको मैंने एक जगह बैठाने का काम किया। और मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे हम सामाजिक जो भी लोग हैं एक जगह बैठ के और इस एक ही जाजम पे रहें। जी, फिलहाल में आप एक राजनेता भी हैं और एक व्यापारी भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं? नहीं हो रहा अभी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आगे मेरे को राजनीति करने का इरादा नहीं है। व्यापार सबसे अच्छी चीज़ है, जिससे राजनीति में क्या होता है कि जैसे अपने परिवार, मेरे एक ही बेटी है, जी 13 साल की हो गई, वो 3 साल में इतनी डिस्टर्ब है, पापा आप हमारे नहीं हो, आप गाँव आओगे। जी क्योंकि मैंने सरपंच बनते ही कसम ली थी कि 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा। तो बेटी सिक्र रह रही है, मैं गांव में रहना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा आदमी का अगर कोई दायित्व होता है तो उसकी वो औलाद ही होती है। जी तो उसके पेटे भी मैं इस बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसी पेटे कह रहा हूँ कि संगठन में जो भी
हमें जिम्मेदारी मिलेगी, अभी यूथ में हूँ, जी जी उसके बाद जो भी संगठन में जो जिम्मेदारी में, संगठन में रहकर ही राजनीति करेंगे, बाकी चुनाव लड़ने का अभी कोई इरादा नहीं है। जी। राजस्थान में नई सरकार बनी है, भजनलाल सरकार। इनमें आपको, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो आपको इनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं कुछ राजस्थान में? नहीं है, पर्ची आई और सीएम बन गए, ऊपर से जो आदेश आएंगे वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, जी बस इतना ही है। न सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं योजनाओं के, और कुछ होना दाना नहीं है, जी इतना ही करेंगे ये लोग तो। जी। आपने बताया कि पिछली सरकार, आपकी सरकार ने, श्री अशोक जी गहलोत ने जल कल्याणकारी योजनाएं निकाली, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं राजस्थान के लिए दी, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे क्या वजह है? देखो, जल कल्याण आम जन में कहीं भी आज भी गहलोत जी के प्रति कोई विश्वास प्रताप नहीं। जो लोकल नेता जी 200 विधानसभा है, उन विधानसभाओं का जो प्रतिनिधित्व करते थे, कहीं ना कहीं कमी रही है। मेरी मानना यही है कि वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए। बाकी गहलोत जी के प्रति आज भी वही विश्वास है जनता की कि भाई गहलोत जी ने जो काम किए थे शायद ही आज तक कोई मुख्यमंत्री कर सके। जी। आज के हमारे युवा हैं, वो अक्सर राह भटक जाते हैं और गलत संगत में आकर गलत काम करते हैं। आप बिजनेसमैन भी हैं और राजनेता भी हैं, उनको कोई सुझाव, अच्छा सुझाव दे सकते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बाट के माध्यम से दे सकते हैं। मेरा सुझाव तो ये है कि पहले तो ये मोबाइल छोड़ दो, जो भी अपन इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चला रहे हैं। जी बात ये है कि कोविड में जिस प्रकार से अपन ऑनलाइन क्लासेज के रूप में चले, जी जो भी अपनी पीढ़ी आएगी, ऑनलाइन अपन जब भी चलाते हैं उनमें चाहे ऐड आ जाए या और कुछ चीजें आती है, बिल्कुल। तो वो छोटा सा जो 5-4 साल की उम्र होती है बच्चे की, उसमें भी वो ऐड करके जो चीजें देखता है वो उसके मानसिक संतुलन पे प्रभाव डालती है। जी तो कहीं ना कहीं अपन यूज कम है इस मोबाइल का और मिस यूज ज्यादा है। आज भी इंस्टाग्राम फेसबुक मेरी चलती है, लेकिन मेरे को चलानी नहीं आती, मेरे भाई चलाते हैं, छोटे भाई चलाते हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि इस मोबाइल को छोड़ो, और जो भी ये आ रही है ना मोबाइल वाली चीजें, जी एक भी तो सत्यता की प्रमाणित नहीं है। जी तो इसको छोड़ के अपन राह जो भी अपने जो किताबी ज्ञान ले रहे थे वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। और युवा साथियों से मेरा विशेष रूप से आग्रह रहेगा, आप इस नशा मुक्ति से दूर हो। जी सबसे बड़ी मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इस नशे से दूर रहो। बबूला क्या कहता, आप शिव जी का तन मारे दूसरा प्रमास कर। जी मैं व्यक्तिगत कभी भी मैंने सुपारी का भी नशा नहीं किया, जी जबकि मैंने व्यापार शराब का भी किया है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी सुपारी का यूज नहीं किया। तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन रहेगी सभी युवा साथियों से, आप इन नशे से दूर रहें। जी। सुनीलाल जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ सुनीलाल जी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर धरे, बहुत बहुत जी राम राम साहब। राम राम।